नमो नमः छात्रों। नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई हम साचार्य वीर सनातन पूर्णेन्दुरायाः विषय शास्त्री कृते सामान्य अध्ययन पत्र संख्या 2 द्वितीय कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड पाठ्य शीर्षक अस्ति अद्य वैदिक सभ्यता, दिनांक अस्ति 30/4/2021, कुल पृष्ठ संख्या पीडीएफ की 4। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छात्रों, वैदिक सभ्यता की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता वेद से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1883 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति 2 भागों में विभक्त है छात्रों, ऋग्वेद काल, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व मानते हैं और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत ही है इस काल की जानकारी का। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। कृषि वे नहीं करते थे उस समय। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगास कोई एशिया माइनर का जो अभिलेख है उसमें ऋग्वेद काल के देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिंदावेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया मध्य एशिया बैक्टीरिया के क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थल था। बाल गंगाधर तिलक वहीं बताते हैं उत्तरी ध्रुव प्रदेश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त संदर्भ प्रदेश बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत प्रदेश बताते हैं। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस बताते हैं और गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश बताते हैं। गाइल्ड महोदय हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी वाला क्षेत्र बताते हैं और प्रोफेसर पेंका जर्मनी के मैदानी भाग को बताते हैं। अब हम लोग छात्रों वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था इसको जानेंगे। भौगोलिक विस्तार में देखते हैं कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत एकमात्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त संदव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 7 नदियों का ये क्षेत्र था। ये 7 नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम और अस्किनी चेनाब। ये सप्त नदियों का प्रदेश सैंधव प्रदेश। और ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। कहते हैं कि सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाता था और मनुस्मृति में सरस्वती और दिशरती नदियों के बीच के प्रदेशों को ब्रह्मवर्त प्रदेश पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में 31 यानी 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, किंतु ऋग्वेद के जो नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जिसे नदी तमा सिंधु नदी बताया। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया, परंतु सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे नदी तमा, माते तमा तथा देवी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी उसके कुछ प्राचीन नाम हैं,
जिसके आज आधुनिक नाम हो गए हैं। छात्रों, इसको जानेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से पूछा जाता है। परुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब, चिनाब, वितस्ता को झेलम, विपाशा यानी व्यास, गोमती, गोमल, कुंभ और कुभा को काबुल, शदा, नीरा को गंडक और कुर्मु, कुभू को कुर्रम और सिंधु को जो इंडस नदी कहा जाता है। छात्रों, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को थोड़ा देखेंगे। सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था छात्रों? कुलप। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघा से जो है वैश्य का और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की भी प्रथा प्रचलन में थी। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु यानी दहेज, वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए पूर्णतः खुले थे। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा, सिक्ता जैसी विदुषियों का वर्णन है, जिन्होंने विवाह सूक्त का जो है विवाह के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है, इन्हीं कन्याओं के द्वारा लिखा गया है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी, जो विवाह नहीं करती थी, सब अमाजु कन्याएं थी। जैसे आज भारत में देखें, मायावती, ममता बनर्जी अमाजु हैं, विवाह नहीं किया। पुत्र पुत्री यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा की स्वीकृति समाज में थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर यानी दूसरे वर्ग के साथ सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था। छात्रों, आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, जो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी, और प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष होता था। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान उस समय धारण किया जाता था, जिसे पेशश कहते थे। क्या कहते थे छात्रों? पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में उस समय जो है आभूषण के रूप में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहनने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंगन एवं मुद्रिका जैसे आभूषण भी धारण किए जाते हैं, जिसकी निरंतरता आज हमारे समाज में भी देखी जाती है। भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। भिषज अश्विन देवता को कहा जाता था। यक्षमा, तपेदिक का उल्लेख भी ऋग्वैदिक काल में अनेक स्थलों पर हुआ है। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। अगला जो अंक होगा उसका वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को हम जानेंगे और इसके बाद अन्य स्थितियों को समझेंगे। भारत में अभी कोरोना की स्थिति पीक पर है। अभी ऑक्सीजन नहीं मिलने का परिदृश्य भारत में बना हुआ है। बेड की संख्या घट गई है, नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोग जो है अपने आप को जो है लॉकडाउन करके घर में ही रहेंगे और ऑनलाइन जो क्लास दी जा रही है, इसका जो है सर्वाधिक लाभ उठाइए। यह जो दिया जा रहा है वर्ग सामान्य अध्ययन जो तृतीय खंड का ये पत्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप किसी भी एग्जामिनेशन को देते हैं तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सारी बातों को जो है पूछा जाता है प्रश्न के रूप में। तो अभी मैं इतिहास शुरू किया हूँ, इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। हर समय बारंबार हस्त प्रक्षालनम कुर्यामः और हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सावधानी बरतेंगे।
कोरोना हारेगा, भारत